नमस्कार दोस्तों। लास्ट ऑनलाइन जो वीडियो हुआ था उसमें हमने बहुलक का जो पार्ट 1 था उसको हमने जाना था, जिसमें कि बहुलक को किस प्रकार से हम व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में और सतत श्रेणी में हल करते हैं। इसके अतिरिक्त बहुलक क्या होता है, बहुलक का निर्धारण करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, जैसे इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी टेस्ट है, आदि के संबंध में हमने जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहुलक जब फ्रीक्वेंसी अननोन होती है और बहुलक दिया हुआ होता है तो अननोन फ्रीक्वेंसी हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसके अतिरिक्त बहुलक को हल करते समय कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है, उनका कैसे समाधान किया जा सकता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से हम बहुलक का किस प्रकार से निर्धारण कर सकते हैं और बहुलक के कौन कौन से मेरिट है और डीमेरिट है, उनके संबंध में हम जानेंगे। तो देखिए कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। यदि डेटा सीरीज इंक्लूसिव दी हुई हो अर्थात समावेशी श्रेणी दी हुई है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उस डेटा सीरीज को अपवर्जी में बदलना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसका सही बहुलक की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उसकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी होगी, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि क्लास इंटरवल असमान है तो हमें क्या करना चाहिए, उस क्लास इंटरवल को पहले समान कर लेना चाहिए, क्योंकि जो बहुलक होता है वो समान वर्गांतर की मान्यता पर आधारित होता है। तो इसलिए जब वर्गांतर में परिवर्तन हो जाता है तो बहुलक की वैल्यू में भी परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि क्वेश्चन के अंदर मिड वैल्यू दी गई है, जैसे सेंट्रल साइज के नाम से दिया गया है, तो इसका अर्थ है कि वो मध्य मूल्य दिए गए हैं और हमें बहुलक के अंतर्गत क्या होता है कि उस जो फॉर्मूला होता है उसमें L1 और L2 की हमें आवश्यकता होती है। यदि असेंडिंग ऑर्डर है तो हमें L1 चाहिए और डिसेंडिंग ऑर्डर है तो L2 चाहिए हमें। तो इसलिए हमें पहले क्या करना होगा, उसका वर्ग का निर्धारण करना होगा। तो मिड वैल्यू से पहले क्या करेंगे, हम उसका वर्ग का निर्धारण करेंगे और उसके बाद में ही हम बहुलक ज्ञात करेंगे। मिड वैल्यू कैसे निर्धारित करते हैं, देखिए L1 का निर्धारण करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो मिड वैल्यू दी गई है उसमें हम लेस करेंगे I डिवाइडेड बाई 2। I है वो क्या, इंटरवल है, अंतराल है, अर्थात जो वर्ग अंतराल है उसको हम 2 से भाग लगा देंगे और फिर मध्य मूल्य में घटा देंगे तो L1 मिल जाएगा, और यदि उसको हम जोड़ देते हैं तो हमें L2 मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यदि डेटा सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में दी गई है तो हम जो सामान्य फॉर्मूला जो हम काम में लेते हैं वही लेंगे, लेकिन यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में दी गई है तो उसको हल करते समय हम जो फॉर्मूला काम में लेंगे वो L2 माइनस, अर्थात नॉर्मल जो फॉर्मूला है उसमें L1 प्लस होता है, लेकिन यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज दी गई है तो L2 अर्थात जो अपर लिमिट है, ऊपरी जो सीमा है वर्ग की, उसमें से हम इसको घटाएंगे। तो ये एक विशेष इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अज्ञात आवर्ती अर्थात बहुलक दिया हुआ हो और मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी हो तो वो किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बहुलक की जो वैल्यू है वो 35 दी गई है और क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो क्लास इंटरवल 40 to 50 है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अननोन है। इस अननोन फ्रीक्वेंसी को हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। सिंपली जो हम बहुलक का जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे और उसमें इसकी वैल्यू रखेंगे। क्वेश्चन से वैसे भी डिसाइड हो रहा है यहाँ पर कि बहुलक का वो 35 है और 35 है तो इसका क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 to 40 होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, अर्थात F1 की जो वैल्यू है वो 20 होगी।
जो हमने क्वेश्चन में डिसाइड कर रखी है, इसमें हल करते समय हमने डिसाइड कर दिया है। और F0 है ठीक इससे पहले वाला जो बहुलक वर्ग से पहले वाला जो वर्ग है उसके सामने जो फ्रिक्वेंसी है वो F0 हो गई। इसके बाद वाला जो बहुलक वर्ग है उसके सामने की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो F2 होती है, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है। अब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला रखेंगे L1 जो कि हम डिसाइड कर चुके हैं 30 होगा, क्योंकि बहुलक क्या है 35 है, इसलिए बहुलक वर्ग 30 to 40 हो जाएगा। तो L1 की वैल्यू 30 है, F1 की वैल्यू 14, F0 की जो F1 की जो वैल्यू है 20, F0 की जो वैल्यू है 14 है, और F2 की है जो हमें कैलकुलेट करनी है, I है वो 30 और 40 का जो डिफरेंस है 10 है वो है। अब इसकी वैल्यू हम रख देते हैं। बहुलक Z जो कि क्वेश्चन में दिया गया 35 रखा है, L1 की वैल्यू हमने यहाँ से 30 रखी, F1 की जो वैल्यू है वो 20 है वो हमने रखी, F0 की वैल्यू यहाँ 14 है वो हमने रख दी। 2 इंटू F1 कितना था 20 था वो हमने रखा, माइनस F0 क्या है 14 है वो हमने रखा, माइनस F2 जो कि हमें कैलकुलेट करना है, इंटू 10 जो कि वर्ग अंतराल है 30 to 40 का 10 डिफरेंस है वो हमने रखा। अब इसको हम हल कर लेते हैं। 35 में से 30 को लेस किया 5 मिला, 20 में से 14 को लेस किया तो 6 और 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 60 मिल गया हमें। 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया 40 में से 14 लेस किए तो 26 माइनस F2 हमें मिला। अब इसको हम और हल कर देते हैं। इसको हमने इसको हल किया, 26 को 5 से मल्टीप्लाई किया 130 माइनस F2 इक्वल 60। 130 में से हम 60 को लेस कर देते हैं तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा 70, और F2 कैलकुलेट करना है और 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिला 14। तो इस प्रकार से F2 की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिली 40 मिली। तो यहाँ पर 40 to 50 का जो क्लास इंटरवल है उसके सामने जो अननोन फ्रिक्वेंसी थी उसकी वैल्यू कितनी होगी 14 होगी। तो इस प्रकार से अननोन फ्रिक्वेंसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बहुलक का निर्धारण कीजिए, तो किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है क्लास इंटरवल 0 से 100, 100 to 200, 200 to 30, 300 और इसी प्रकार से आगे तक दिया गया है। इसके सामने इनकी फ्रिक्वेंसी है वो दी गई है क्वेश्चन में, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें इसका कैलकुलेट इसको करना है बहुलक। तो देखिए सबसे पहले ग्रुपिंग मेथड, हमने ग्रुपिंग मेथड से डिसाइड किया कि बहुलक का जो वर्ग है वो 200 से 300 का होगा, और इस बहुलक वर्ग में हमने नॉर्मल जो फॉर्मूला वो हमने काम में लिया है। और L1 की वैल्यू है वो कितनी होगी इसमें 200 होगी, F1 की वैल्यू है वो 27 है, F0 की वैल्यू 18 है, और F2 की वैल्यू 20 है, और I है वो 200 और 300 का अंतर है वो कितना 100 है वो हो जाएगा यहाँ पर। तो इन सभी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो इसको फॉर्मूला में हम रख देते हैं और इसको कैलकुलेशन करके हल करेंगे तो हमें जो बहुलक जो मिलेगा वो 256.25 है। अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं देख लीजिए। यहाँ पर हमने एक यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाया है, कालिक चित्र जिसको हिंदी में कहा जाता है। एक्स की तरफ जो हमने दर्शाया है वो क्लास इंटरवल को है, और जो लंबवत जो लाइन है अर्थात वाई एक्स की तरफ हमने जिसको दर्शाया है वो क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी को हमने दर्शाया है, और यहाँ पर जो हमने दर्शाया है वो क्लास इंटरवल को हमने दर्शाया है। तो ये जो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 0 से जो 100 है उसके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 है, 0 से 100 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 हमने रखी है। फिर 100 से 200 तक की जो फ्रीक्वेंसी कितनी है 18 है, वो हमने क्वेश्चन में देख करके रखी है। 200 से 300 के बीच में 27 है, 300 से 400 20 है, 400 से 500 17, और 500 से 600 के बीच में है वो 6 है। तो ये हम यहाँ पर रख देते हैं। इसके पश्चात बहुलक का जो वर्ग है वो ग्रुपिंग मेथड से निर्धारित हो चुका था, 200 से 300 है। तो 200 से 300 इन दोनों के हम यहाँ क्या करेंगे, इन फ्रीक्वेंसी से इन दोनों कॉर्नर को हम मिला देंगे, एक यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। दोनों एक दूसरे को जहाँ से क्रॉस करेंगे वहाँ से एक वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ हम लेकर के आएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, बहुलक की वैल्यू होगी। यहाँ पर हिस्टोग्राम को देखने से भी पता चल रहा है कि 200 और 300 के जो बीच में जो डिवाइड कर रहा है इन दो भागों में
वो मिड से कुछ आगे डिवाइड कर रहे हैं, और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, 256.25 है, जो कि हम फॉर्मूले से हमें मिलेगी, और डिसाइड है वो हम इस ग्राफ में कर सकते हैं। तो ये जो बहुलक का जो निर्धारण हो गया 256 भी इसको राउंड ऑफ में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम हिस्टोग्राम बना करके भी बहुलक का वो निर्धारण कर सकते हैं। इसके बाद में हम जान लेते हैं कि बहुलक के गुण कौन कौन से, अर्थात उसके कौन कौन से मेरिट्स हैं। कई बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 अंक के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें बहुलक के मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो पहला इसमें है सिंप्लिसिटी है, अर्थात कई बार हम इंस्पेक्शन मेथड से भी हम बहुलक का निर्धारण कर देते हैं, अर्थात फ्रीक्वेंसी की जो डेटा सीरीज है उसको देखने से हमें पता चल जाता है कि बहुलक का वो कौन सा होगा। लोकप्रियता, अर्थात कॉमनली यूज्ड किया जाता है, व्यापारिक क्षेत्र में बहुत ही अधिक इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सिलाई कपड़े हैं, कि व्यापारी वर्ग है वो अपने शॉप के अंदर, जैसे कि उनकी डिमांड होती है, जिसकी कस्टमर ज़्यादा डिमांड करता है उसी को मंगवाता है, और कस्टमर की जो डिमांड है वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, अधिकतर व्यक्तियों की संख्या पर डिपेंड करती है। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक शर्ट की जो साइज़ है वो 40 है, तो अधिकतर व्यक्ति अगर 40 सेंटीमीटर की जो साइज़ की जो शर्ट अगर पहनते हैं तो उसी की डिमांड ज़्यादा होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो वो क्या हो गया, बहुलक हो गया। इसी प्रकार से जैसे कि जूते हैं, तो अधिकतर जो व्यक्ति पहनते हैं 8 नंबर के जूते हैं, तो वो जो साइज़ है वो क्या हो गई, एक फ्रीक्वेंसी जिसका अधिकतर व्यक्ति पहनते हैं, तो वो उसी की सप्लाई ज़्यादा होती है। तो इसी प्रकार से दैनिक जीवन में जितनी भी जो वस्तुएँ हैं जिनको हम काम में लेते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुलक ही होता है। इसी प्रकार से बहुलक का एक जो अच्छा गुण होता है कि एक्सट्रीम वैल्यू से ये प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि बहुलक का जो निर्धारण होता है वो डेटा सीरीज़ के मिड में जहाँ फ्रीक्वेंसी अधिकतम होती है उसी से निर्धारण होता है। तो जो डेटा सीरीज़ के स्टार्टिंग में और जो एंडिंग में जो वैल्यू होती हैं उनका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, बिंदु रेखीय निरूपण, अर्थात ग्राफिकल मेथड से भी हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था, हिस्टोग्राम बना करके हमने बहुलक का निर्धारण किया था, तो वो कालिक चित्र से हम निर्धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कि जब हम बहुलक का निर्धारण करते हैं तो हमें सभी पद मूल्यों की जानकारी होना ज़रूरी नहीं होता है। जैसा कि गणितीय जो माध्य होते हैं, औसत होते हैं, चाहे आप अर्थमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है, उसमें सभी पद मूल्यों की जानकारी होना आवश्यक है। लेकिन बहुलक के अंदर ऐसा नहीं होता है। जैसा कि अभी हमने इसका एक गुण देखा था कि एक्सटर्नल वैल्यू से ये प्रभावित नहीं होता है। तो इसलिए यदि हमें स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी और एंडिंग की फ्रीक्वेंसी भी हमें जानकारी नहीं होती है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, बहुलक का निर्धारण हम कर सकते हैं, आसानी से किया जा सकता है। अब इसके हम डीमेरिट्स कौन कौन से हैं वो भी हम जान लेते हैं। पहला कि ये अस्पष्ट होता है, अनिश्चित होता है, अनिर्धारित होता है। कैसे होता है कि हमने जब ग्रुपिंग मेथड से इसका निर्धारण करते हैं तो वहाँ पर एनालिटिकल टेबल में कई बार ऐसा होता है कि फ्रीक्वेंसी 2 इक्वल आ जाती है। जैसे कि हमने देखा था अभी एक क्वेश्चन में 5 फ्रीक्वेंसी हमें मिली थी, तो ऐसे स्थिति में उसमें क्या 2 बहुलक होते हैं। कई बार यदि 3 हो तो उसमें 3 बहुलक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुलक के एक सिंगल बहुलक हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, कई बार है वो 2 या 2 से अधिक भी बहुलक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अस्पष्ट होता है और अनिश्चित होता है। इसके अतिरिक्त कि जो क्लास इंटरवल होता है उसका भी इस पर इफेक्ट पड़ता है। यदि क्लास इंटरवल समान नहीं है तो बहुलक में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि हम L1 और L2 को हम यूज में लेते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उसका हम यूज़ करते हैं। तो यदि उनमें परिवर्तन होता है तो बहुलक का मूल्य भी क्या होता है, बदल जाता है। तो ये इसके कुछ मुख्य वो दोष थे। इसी प्रकार से अवास्तविक या भ्रामक निष्कर्ष देता है, अर्थात कई बार क्या है कि ये डेटा सीरीज़ को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिया गया है कि 1000 जो व्यक्ति हैं उनमें से केवल 10 व्यक्तियों की आय है वो 100 रुपीज़ है, शेष जो है उनकी वो कम है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 10 है, तो हम कहेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है वो कितनी होगी, इसमें
₹100 हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से कई बार है वो बहुलक है वो गलत निष्कर्ष भी दे देता है जो भ्रामक होते हैं या डाउट क्रिएट करते हैं। तो ये इसके कुछ मुख्य जो दोष हैं। अब इसके अंदर एक जो इसका मुख्य दोष है कि बीजगणितीय गुणों का अभाव होता है। जिस प्रकार से हम अर्थमेटिक मीन में है उसका गुणनफल ज्ञात कर सकते थे समांतर माध्य को उसके पदों की संख्या से मल्टीप्लाई करके, लेकिन बहुलक में ऐसा नहीं होता। अर्थात हम बहुलक के जो मूल्य को उसके पदों की संख्या से या फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें गुणनफल नहीं मिलता है, और इसी वजह से गणितीय गुण नहीं होने के कारण इसका स्टैटिकल एनालिसिस में आगे इसका यूज है वो कम ही किया जाता है। एक जो इसका जो डीमेरिट्स है वो कि एक्सट्रीम वैल्यू है उनका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वहाँ पर, अर्थात उनकी वो उपेक्षा करता है। अगर उनमें कोई परिवर्तन होता है तो बहुलक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात क्योंकि ये सभी पद मूल्यों पर आधारित नहीं होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिकतम स्टूडेंट्स लाभान्वित हो सके। इस चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो से आप निरंतर अपडेट रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आपका हार्दिक स्वागत है, जहां पर आप इस वीडियो के संबंध में फीडबैक भी दे सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हरात्मक माध्य से संबंधित अर्थात हार्मोनिक मीन से संबंधित होगा। धन्यवाद।